गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ मोल कंसेप्ट के कुछ नए एप्लीकेशंस के साथ। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने ये समझाया था कि मोल होता क्या है और मोल का बहुत सारा मीनिंग हमने डिस्कस किया था और उसमें ये समझा था कुल मिलाकर जो हमारे केमिस्ट्री में यूज़ होने लायक उसका मीनिंग था वो ये था कि एक मोल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो एक मोल उतना हुआ, उतना अगर पेन है तो हम कहेंगे एक मोल पेन है, उतना आदमी है तो हम कहेंगे एक मोल आदमी है, उतना अगर मैंगोज़ हैं तो एक मोल मैंगोज़ है। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि मोल जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वह जैसा दर्जन होता है वैसा ही मोल होता है। तो ये मैंने कोशिश किया था आपको समझाने का और मुझे लगता है कि आप समझ भी गए होंगे। एक बात और भी बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि ये जो मोल है ये बेसिक कंसेप्ट है। केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले हम लोगों को मोल समझना होता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी बात करेंगे वो मोल के टर्म में ही बात करेंगे। यहाँ नंबर है, मास है या वॉल्यूम है, उन सबों को मोल के टर्म में ही हम एक्सप्रेस करते हैं। तो अभी तक तो आपको ये समझाया मैंने कि मोल क्या है, मोल क्या है, मोल का डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है और हम उस मोल के किस मीनिंग को अपने इस केमिस्ट्री में लेने वाले हैं। तो मैंने अभी कहा कि मैं केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वांटिटीज़ को, जैसे मास को मोल के टर्म में एक्सप्रेस करूँगा, नंबर को मोल के टर्म में एक्सप्रेस करूँगा, वॉल्यूम को मोल के टर्म में एक्सप्रेस करूँगा। तो मुझे ये समझाना है कि आखिर मास और मोल में क्या रिलेशनशिप होता है, मोल और मास क्या चीज़ है, ये हमको समझना है। इस वीडियो में आपको मैं मोल और मास, मोल और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के बारे में बतलाऊंगा, समझाऊंगा कि क्या रिलेशनशिप है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक देना ना भूलें। हम लोग लाइक मिलने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। हम लोग इसको टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो पिछले क्लास में जो बातें हुई थी वो बात एक बार आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि एक मोल अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 और वह कुछ भी हो सकता है। ये पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स में कहा कि ये एटम हो सकता है, कहा कि यह मॉलिक्यूल हो सकता है, ये आयन्स हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ये केमिस्ट्री में ये सब पार्टिकल्स होते हैं और एक मोल का मतलब इतना पार्टिकल हम समझेंगे। यह बात एकदम से याद रखना है। तो अगर हम कहें कि मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जिसको हम एक मोल कहते हैं, तो उसको क्या कहिएगा? मोलर मास। मोलर मास, मोलर कहने का मतलब मोल का, मोलर का मीनिंग हुआ मोल का। तो इतना पार्टिकल्स को हम एक मोल कहते हैं, इसलिए इसके मास को हम क्या कहेंगे? मोलर मास। मोलर मास। सपोज कीजिए फॉर
हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम ध्यान दीजिए, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास सब लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, यह एक एटम का मास हुआ। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब क्या समझिएगा, मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स कैसे निकालिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो सबको लिखेंगे तो 008 ग्राम आएगा, जो कि इसको कहा जाएगा मोलर मास। यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, मोलर मास, ये कहलाया मोलर मास। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर ग्राम एटॉमिक मास। देखिए तो यह ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एन एटम मोलर मास जो होगा वह ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये हम यहाँ कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि मोलर मास किसी भी एटम का उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो वैसे ही सिमिलरली मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम अगर आप जानना चाहते हैं तो वह उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास जो 23 ग्राम के बराबर होगा। तो हम लोग इसको भी एक मोल कहते हैं। दिस मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। तो इसको भी हम लोग एक मोल के बराबर कहते हैं। तो अगर आप मोल को मास में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उस एटम के लिए मोलर मास 1 मोल होगा। तो अभी तक 1 मोल का मतलब हमने 2 बात समझ लिया, एक 6.02 इंटू 10⁻23 और एक समझा उसके एटम, उस एटम के मोलर मास के बराबर, जो मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो अगर हम आपको कहें कि 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम, तो उसका मतलब समझिएगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, और उसी का मतलब आप समझिएगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम, यह उसके 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल का अब 2 मीनिंग आपने समझ लिया, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में और दूसरा मास के टर्म में। तो 1 मोल किसी भी एटम का उसके मोलर मास के बराबर होगा और वह मोलर मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो 1 मोल का यह मीनिंग हुआ। फॉर ए मॉलिक्यूल, फॉर ए मॉलिक्यूल, सपोज कीजिए कैल्शियम कार्बोनेट इज ए मॉलिक्यूल। अगर इसका हम
मॉलिक्यूलर मास निकालें, ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर मास, तो आप सभी लोग जानते हैं 100 U होगा ये, और ये किसका मास होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का मास है ये। तो अगर हम कहें सिमिलरली मास ऑफ 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? तो लिखेंगे 100 इंटू एक का मास हुआ, एक मॉलिक्यूल का मास हुआ 100 U। तो हम अगर इसके मास इतना मॉलिक्यूल्स, तो वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो बराबर होगा 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, 100 इंटू सबका मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम, ठीक बात है। इसमें हमको करना ये होगा कि कैल्शियम के एक एटम का मास इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, कार्बन के एक एटम का मास इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, 3 इंटू ऑक्सीजन के एक एटम का मास इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, सबको जोड़ेंगे तो हमको 100 ग्राम मिलेगा। तो उतने मॉलिक्यूल्स का मास जो होगा वो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो किसी भी मॉलिक्यूल के एक मोल का मास जो होगा उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। यह बात मुझे यहाँ कहनी है कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर हम उसका मोलर मास निकालते हैं तो वह उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो हम ये कह देते हैं कि फॉर ए मॉलिक्यूल द मोलर मास ये बराबर होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो अब आपने एक बात और भी समझ लिया कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फॉर ए मॉलिक्यूल, अगर हम कहते हैं कि एक मोल कितना होगा, तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, उसके इतने मॉलिक्यूल्स, और वही बराबर होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वही बराबर होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। ठीक वैसे ही अगर हम कहते हैं या अगर कहते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब होगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और इसी का मतलब होगा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम ऑफ CO2। तो यह आपको समझना है कि किसी एटम के लिए एक मोल 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है, और अगर हम मास में कहें तो वह उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक वैसे ही किसी मॉलिक्यूल के लिए एक मोल 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, या मास में कहे
तो वही उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। यह बात एकदम से समझ लेनी है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम कहना ये चाहते हैं कि अगर जैसे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स होंगे किसी गिवन मास में, ये मालूम करने का हम आपको तरीका सिखाते हैं। सपोज कीजिए कहता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना मोल होगा ये निकालना है। तो पहले हमको मालूम कर लेना है मोलर मास। मोलर मास का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक मोल होता है, एक मोल होता है जो कितने के बराबर होगा, 100 ग्राम के। तो इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। हाँ, देयरफॉर 1 ग्राम इज 1/100 मोल एंड वी आर गिवन ओनली 10 ग्राम्स, तो 10/100 मोल। तो अगर आप चाहें तो इसको फॉर्मूला के रूप में समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये फॉर्मूला है, न कि मॉलिक्यूल्स। आप समझ लीजिए मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स में बहुत फ़र्क है। ये मैंने जो समझाया आपको कि वो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हुआ इन द टर्म्स ऑफ मास। हम अभी टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं मास एंड मोल। तो अभी जो आपको फॉर्मूला समझाया मैंने वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, किसकी मदद से, मास की मदद से। एक दो एग्जाम्पल से मैं इसको और भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर पूछा जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 3.42 ग्राम ऑफ Al2SO4 ये सवाल है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमको इसका मोलर मास निकालना होगा। मोलर मास ऑफ Al2SO4 इसका मोलर मास निकाल दीजिए। तो इसका मोलर मास अगर आप निकालते हैं, डाटा याद होना चाहिए, 27 × 2 + 3 × सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा। तो सबको जोड़िएगा तो 342 ग्राम आएगा। ये ग्राम लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही होता है 1 मोल। तो अब कहेंगे ना कि नाउ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा गिवन मास। फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 3.42, मोलर मास 342, तो 1/100, तो इसको लिखेंगे 0.01 मोल। यहाँ देखिए एक बात हमको समझाना है आपको कि ध्यान रखना है कि जब मोल का इस्तेमाल यूनिट के रूप में करेंगे तो स्पेलिंग लिखेंगे MOL, और अगर मोल का इस्तेमाल हम लैंग्वेज में करेंगे तो लिखेंगे स्पेलिंग MOLE। ये बात ध्यान रखना है। तो ये 0.01 मोल हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का यह फार्मूला हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है मोल एंड
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलिए इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से ही समझेंगे, फार्मूला निकाल लेंगे। अभी अभी आपने पढ़ा है कि एक मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक, एक सवाल बनाते हैं और ज़्यादा आसान होगा इसको इंटरप्रेट करना। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन 2.3 ग्राम ऑफ इट। ये हमको निकालना पूछ रहा है कि सोडियम के 2.3 ग्राम दिए गए हैं, उसमें सोडियम के कितने एटम्स होंगे, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये मालूम करना है कि 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब कितना ग्राम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। मास में अगर कहते हैं तो कहता है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये तो सभी लोग जानते हैं, चूँकि 23 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23/23, और हमारे पास कितना है 2.3। तो देखिए तो 2.3/23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसको हम फार्मूला बना देना चाहते हैं। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या इक्वेशन 1 मानने से बढ़िया हुआ कि नंबर ऑफ सोडियम एटम्स बराबर हो गया गिवन मास। 2.3 ग्राम क्या है, गिवन मास। 23 इसका मोलर मास हो गया, मोलर मास, और 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया Na। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ O2। 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, पहले तो हम मोलर मास निकाल दें। मोलर मास ऑफ O2, तो 16 इंटू 2 32 ग्राम, यह 32 ग्राम हुआ। 32 ग्राम किसके बराबर होगा, समझ गए होंगे, 1 मोल के बराबर। तो O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। O2 मॉलिक्यूल है, हैज 2 ऑक्सीजन एटम्स। O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। तो अब जरा समझिए, कहता है कि 6, ऐसे समझिए ना कि 1 मॉलिक्यूल, अब उसको भी छोड़िए, कहता है कि 32 ग्राम ऑफ O2 contains how many molecules, 6.02 into 10⁻23 molecules। सभी लोग समझ रहे हैं, 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स हुआ। इसका मतलब हुआ कि 32 ग्राम ऑफ O2 हैज
2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। देखिए मैंने पहले ही लिख दिया है कि हर एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, इसका 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23/32, और हमारे पास है कितना 8, तो 8/32 इंटू 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो आप अगर निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर निकालें तो कितना आया, गिवन मास बाई 32 इसका मोलर मास है, इंटू 2 इंटू Na। देखिए इसको इक्वेशन 2 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए। एक सवाल और अगर बनाएंगे तो हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, एक सवाल और बनाने से। हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कहता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ O3। O3 मतलब ओजोन, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप समझ ही रहे होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि मोलर मास निकाल दीजिए। मोलर मास ऑफ O3 हो जाएगा 16 इंटू 3 48 ग्राम, जो 1 मोल के बराबर होगा। यह 1 मोल हुआ। अब अगर यह 1 मोल है, इसका मतलब कि 48 ग्राम ऑफ O3 हैज 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। देखिए मैं ये समझाना चाहता हूँ, O3 फार्मूला है, तो एक मॉलिक्यूल में, मतलब O3 तो एक मॉलिक्यूल हुआ, उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हुए, 3 एटम्स। 3 एटम्स को मिलाकर यह मॉलिक्यूल बना है। तो इसमें अगर हम एटम्स की संख्या निकालेंगे तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके 3 गुने एटम्स होंगे। तो ये लिखा। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23/48, और हमारे पास है कितना 8 ग्राम। 8/48 इंटू 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। देखिए अगर हम फॉर्मूला यहाँ बना लें नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या होगा फॉर्मूला, गिवन मास बाई 48 इसका मोलर मास है, मोलर मास इंटू 3 इंटू Na, 3 इंटू Na। तो इसको इक्वेशन 3 मानिए। तो इक्वेशन 1 2 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we can write a general formula। हम लोग एक जनरल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर गिवन मास बाई मोलर मास इंटू n इंटू Na, जिसमें यह जो n है, वेयर दिस n इज नंबर ऑफ एटम्स
पर मॉलिक्यूल, यह नंबर ऑफ एटम्स है पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में। देखिए ना, यहाँ मैंने लिखा ना कि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 2, तो यहाँ पर फॉर्मूला में आ गया होगा 2। और ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो यहाँ फॉर्मूला में आ गया होगा 3। अगर 4 एटम होंगे तो फॉर्मूला में आ जाएगा 4, 5, 7 जो भी होंगे। एक मॉलिक्यूल में जितने आइटम्स होंगे हम उतने ही से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये और भी क्लियर हो जाएगा अगर इसको ऐसे देखिए। मोल कंसेप्ट जो है वो प्रॉब्लम्स से ही ज़्यादा क्लियर होता है। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम करिएगा उतना ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट मिलेगा। जैसे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट इन 3.42 ग्राम ऑफ Al2SO4 का। अब इसमें हमको एल्युमिनियम के कितने एटम हैं, सल्फर के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको इसका मोलर मास निकाल देना है। मोलर मास ऑफ Al2SO4 होल 3 निकाले ही थे, 342 ग्राम। तो देखो सीधे फॉर्मूला पढ़ाते हैं। नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स की संख्या गिवन मास 3.42 बाई 342 इंटू n। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2। चूँकि 2 यहाँ लिखा हुआ है इसलिए n के जगह पर 2 रख देना है। 6.02 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कर देना है, एल्युमिनियम एटम निकल जाएगा। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, तो सल्फर के लिए भी फिर वही गिवन मास 3.42, मोलर मास 342 इंटू n का वैल्यू हो जाएगा 3। देखिए ब्रैकेट के बाहर 3 है तो इसका मतलब सल्फर भी 3 हुआ, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। वैसे ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की संख्या 3.42 बाई 342 इंटू 4 तिया 12 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं और बड़ा सक्सेसफुली हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। अगर हमको इसके बारे में कंसेप्ट है तो आप चाहे जिस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, कहते हैं परम आवश्यक है। अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है तो हमको फार्मूला याद नहीं भी है तो हमको तोड़ मरोड़ के उसको बना सकते हैं, जैसे भी मर्जी होगी उसको हम बना सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट ही नहीं है क्लियर तो फिर मुश्किल होगा और उस समय आप नहीं बना पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा और भी हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने ये समझा दिया आपको कि किसी भी स्पीशीज में कोई मॉलिक्यूल है, उसमें किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स हैं और वो निकालने का फार्मूला मैंने आपको समझाया है। उसमें जो स्मॉल n का वैल्यू डालते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल होता है। तो हम देख लेंगे उसमें जितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के, वो n का वैल्यू डाल देंगे और वो कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट हमारा सही रिजल्ट होगा, वही आंसर होगा। अब यहाँ एक बात है कि सपोज कीजिए कि कोई एटम है, कोई पार्टिकुलर एटम, अगर उसमें से कह रहा है कि किसी गिवन अमाउंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, तो फिर फॉर्मूला तो हम वही यूज़ करेंगे, लेकिन स्मॉल n के जगह पर हम ये डालेंगे कि उस एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है।
जैसे सोडियम के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, तो उसमें हम n के जगह पर 11 डालेंगे। ये हम आपको समझा देते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि इन एन एटम डिफरेंट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर देयर। तो उसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहते हैं कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन O3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला काम होगा मोलर मास निकाल लेना, मोलर मास ऑफ O3। तो सभी लोग समझते हैं 16 इंटू 3, तो ये 48 ग्राम हुआ, जो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। सभी लोग जानते हैं मोलर मास 1 मोल के बराबर होता है। मैंने पूरा डिटेल में ये समझा दिया है। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, ओजोन मॉलिक्यूल की संख्या गिवन मास 8 ग्राम, मोलर मास 48 ग्राम इंटू n के जगह पर यहाँ कुछ नहीं, 1 डालना है, क्योंकि यह अकेला एक मॉलिक्यूल है, एक डिस्क्रीट यूनिट है, अकेला एक यूनिट है, इसलिए यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23 डालेंगे। ये मॉलिक्यूल्स की संख्या निकाला हमने। अब कहता है कि अगर एटम्स की संख्या निकालनी हो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, उसमें कितने एटम्स हैं? तो देखिए गिवन मास बाई मोलर मास। अब इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3। तो यहाँ n का वैल्यू हमको 3 लिखना पड़ेगा, 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये एटम्स की संख्या हो गई। एटम्स इतने हो, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, इसलिए n की जगह पर रख दिया 3। वैसे ही अब ये समझना है इन एन ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 8, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन की संख्या 8, तो इलेक्ट्रॉन भी 8। तो हेंस इन O3 मॉलिक्यूल, इस O3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 इंटू 3 24 हुआ। इसका मतलब हमको n का वैल्यू 24 यूज करना पड़ेगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन, तो गिवन मास 8/48 इंटू 24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन भी उतने ही होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतने ही होंगे, 8/48 इंटू 24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये हमने आपको समझाना चाह रहे थे कि हम प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। तो उस खास स्पीशीज में जितने प्रोटॉन हैं, जितने प्रोटॉन्स है उतना से वो स्मॉल n का वैल्यू हो गया, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक वैसे ही एक बात और समझ सकते हैं कि अगर कोई आयन हो तो वहाँ कैसे इसको हम समझेंगे। अगर कोई आयन है, सपोज कीजिए कि Cl- है, तो Cl- में हम कैसे समझेंगे। सपोज कीजिए Cl- से कहता है या O2- है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na+। चलिए हम Na+ की बात कर लेते हैं। सोडियम आयन में Na+ इन
हम ऐसा करते हैं ना 2.3 ग्राम, 2.3 ग्राम कुछ अमाउंट तो देना होगा, 2.3 ग्राम ऑफ Na+। ठीक, तो पहले हमको मोलर मास मालूम कर लेना है। मोलर मास ऑफ सोडियम, ये 23 ग्राम हुआ। अब देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 11 होगी क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। लेकिन बट Na+ का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा दिया गया। तो नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na+ 10 हो गया। इसका मतलब हम स्मॉल n का वैल्यू यहाँ 10 इस्तेमाल करेंगे, 10 इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो गिवन मास हो गया 2.3 बाई मोलर मास 23 और n का वैल्यू 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 निकाल दिया आसानी से। ठीक वैसे ही अगर आपसे पूछता है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 ग्राम ऑफ O- ऑक्साइड आयंस, तो देखिए फिर वही बात करना है। हेयर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन तो 8 होता है, बट इन O-, तो 2 माइनस का मतलब 2 जोड़ दिया तो 10, इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पर 10 इस्तेमाल करना होगा। हेंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 ग्राम ऑफ O- बराबर गिवन मास 8, मोलर मास इसका 16 सभी लोग जानते हैं, इसमें 10 रखना होगा, 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ में ये चर्चा करना चाह रहे थे कि अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस हमको अपना अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल करना है, अपना इंटेलिजेंसिया का यूज़ करना है और निकाल देना है। इलेक्ट्रॉन्स के कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, ये सारी की सारी बातें हम आसानी से निकाल सकते हैं, बस हमको उसको अच्छे से समझना चाहिए। अगर समझ में आता है तो बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना, बेसिक बात समझ में आनी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर कहता है कि NH4+ आयन है कोई, और NH4+ आयन में हमसे कोई पूछ रहा है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो गौर कीजिए टोटल प्रोटॉन हो जाएगा नाइट्रोजन में 7 और हाइड्रोजन में 4, तो 7 4 11, जिसमें से एक प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से प्रोटॉन को कोई मतलब नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को मतलब होगा, क्योंकि प्लस चार्ज का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन में संख्या घट जाएगी, लेकिन प्लस या माइनस होने से प्रोटॉन के नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन आयोनाइजेबल होता ही नहीं है, वो तो न्यूक्लियस में होता है जिसको न निकाला जा सकता है न कोई प्रोटॉन उसमें ऐड किया जा सकता है जनरली। तो हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। पार्टिकल्स की में हम एटम्स को ला सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी ला सकते हैं, और उन सारी बातों को खूब अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यही बेसिक बात है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ आपको कि मोल जो है वो केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है, जिसको समझे बिना केमिस्ट्री समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और मोल को अगर समझ जाते हैं आप, मोल का खेल समझ जाते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है। तो मोल है, बस मोल का डेफिनेशन दे दिया, मोल को कोरिलेट कर दिया मास से, उसके बाद मैंने कोरिलेट कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल से। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा
कि मोल को हम वॉल्यूम से कैसे कोरिलेट करेंगे, और उसके बाद फिर मोल के बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको दिखाएंगे। मोल को वॉल्यूम से कोरिलेट करने में मैंने एक पढ़ाया भी होगा आपको, एवोगाड्रोज लॉ। वो एवोगाड्रोज लॉ का बहुत बड़ा रोल है और उसी पर बेस्ड है ये रिलेशनशिप। तो हम लोग एवोगाड्रोज लॉ भी पढ़ेंगे और मोल का वॉल्यूम से क्या रिलेशन होता है गैस के वॉल्यूम से, ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक देना ना भूलें। धन्यवाद।